सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से, जिसका नाम है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इस टॉपिक को एकदम डिटेल में समझेंगे, तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। मैंने स्लाइड्स पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन सारे के सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी में इन पॉइंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे के पूरे यूरोप के जितने भी शिक्षित लोग थे, जितने भी एजुकेटेड क्लास थे यूरोप में, उन सभी के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाया। इसीलिए यह घटना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यह घटना शुरू कैसे हुई, उस पर विचार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, और हर कोई ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ग्रीक पीपल्स अपने कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे। उस समय ग्रीस की जो सिविलाइजेशन थी उसका पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बोलबाला था। और आज भी जब हम एथेंस और ग्रीक की सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो उनके कल्चर, उनके रहने सहने, उनके तौर तरीकों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए पूरे के पूरे विश्व में ग्रीस जो था वो बहुत ज़्यादा आदर की नज़रों से देखा जाता था, ना कि केवल यूरोप के लिए बल्कि पूरे के पूरे विश्व के लिए। फिर वो चाहे इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर कोई ग्रीस की सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को समझता था और उनकी ओल्डेस्टनेस को रिस्पेक्ट करता था। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं सदी से ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हो गया था। अब देखिए, ग्रीस का अपना एक ग्रेट कल्चर है और ऑटोमन एम्पायर का अपना एक ग्रेट कल्चर है जो कि इस्लामिक कल्चर है। ऑटोमन एम्पायर में जनरली इस्लामिक कल्चर फॉलो होता था और ग्रीस का एक अपना अलग कल्चर था। लेकिन जब से ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ग्रीस आया 15th सेंचुरी से, तब से ऑटोमन एम्पायर का जो इस्लामिक कल्चर था वो ग्रीस कल्चर के ऊपर इंपोज होने लगा। मतलब ऑटोमन एम्पायर वाले अपना कल्चर क्या करने लगे, ग्रीस के पीपल्स के ऊपर थोपने लग गए कि भाई आप हमारा कल्चर फॉलो करिए। अब आप अपना, उनका कल्चर मतलब दब रहा था बेसिकली। ऑटोमन एम्पायर के जो लोग थे वो ग्रीस के कल्चर को बेसिकली दबा रहे थे और अपना जो कल्चर था इस्लामिक कल्चर वो उनके ऊपर इंपोज कर रहे थे, थोपते चले जा रहे थे। तो ग्रीस के जो लोग थे उनको ये लगने लगा धीरे धीरे कि यार ये तो हमारा कल्चर कहीं खत्म ना कर दें पूरा का पूरा। और अपने कल्चर को खत्म होते देख ग्रीस के लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न होने लग गई। तो इसलिए यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यहाँ पर लिखा है ग्रीक विच बिगेन इन 1821। जब ये सब घटनाएं होने लगी और ग्रीस के लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई हमारा कल्चर दब रहा है और ऑटोमन एम्पायर के जो लोग हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा सताते हैं और हमारे कल्चर को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ग्रीस में जो था वो एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हुआ? 1821 में। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture। देखिए क्या हुआ कि यूनान में जो लोग आंदोलन कर रहे थे अपने कल्चर को बचाने के लिए, उनको पूरे के पूरे यूरोप का सपोर्ट मिल रहा था। जितने भी लोग यूरोप में थे, जितने भी लोग एंशियंट ग्रीक कल्चर से सहानुभूति रखते थे, मतलब प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति जो लोग सहानुभूति रखते थे, उन सभी लोगों ने ग्रीस का खूब सपोर्ट किया। पूरा का पूरा यूरोप ग्रीस के कल्चर को बचाने के लिए आंदोलन में ग्रीस के लोगों का साथ देने लग गया। और जो लोग
एग्जाइल में रह रहे थे, यूनान के ही निर्वासन में रह रहे थे, मतलब देश से जिनको निकाल दिया गया था बेसिकली, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे आप देखिए ये आंदोलन कितना फैलता जा रहा है, सब लोग एकदम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरा का पूरा यूरोप ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास में लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कवियों और कलाकारों, पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। इन्होंने बोला कि ग्रीस को क्या है, ग्रीस क्या है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। क्रेडल का मतलब समझ लीजिए, क्रेडल का मतलब क्या होता है, पालना। आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा जब पालने में रहता है तो वो अपनी सारी दिन की गतिविधियां किसमें करता है, पालने में ही करता है, उसी में वो खाना खाता है, उसी में सोता है, उसी में अपनी सारी गतिविधियां करता है। तो कवियों और कलाकारों ने क्या बोला कि यूनान की जो सभ्यता है, जो ग्रीस की सिविलाइजेशन है, वो क्या है, वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। मतलब जो रोम की सभ्यता, फ्रांस की सभ्यता, इटली की सभ्यता, ये सारी सभ्यता जो निकली है ना यूरोप में, ये किससे निकली है, इन सारी की उत्पत्ति किससे है, ग्रीस की सिविलाइजेशन से है। और इस तरह की प्रशंसाएं करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, लोगों को जुटाते थे, सपोर्ट जुटाते थे। कैसे, ये सब चीजें बोल बोल के, मतलब जनता के बीच में जाते थे, बोलते थे कि भाई जो ग्रीस है वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, मतलब सारी सभ्यताएं उसी से निकली हैं, तो हमको क्या करना है, हमको अपनी उत्पत्ति जहां से हुई है उस सभ्यता को बचाना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। इस तरह की बातें करके जनता में जोश भरते थे। कवि कलाकार अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी कविताओं के थ्रू, अपने लेखों के थ्रू लोगों को ये सब बातें बताते थे और लोग गर्व करते थे और इस आंदोलन में सहभागिता करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंग्लिश पोएट। इंग्लिश पोएट कौन है, लॉर्ड बायरन। इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके काम समझ लीजिए कि एक अंग्रेज कवि हुआ करते थे लॉर्ड बायरन। इन्होंने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, किसकी तरफ से, ग्रीस की तरफ से, जहां पर 1824 में बुखार से इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए एक आदमी है लॉर्ड बायरन नाम का, जो कि इंग्लैंड में रहता है, उसका ग्रीस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ग्रीस की सभ्यता से इतना ज्यादा प्यार करता है बेचारा कि उसने पूरे इंग्लैंड में चंदा मांगा लोगों से कि भाई आप हमको पैसा दीजिए, हम क्या करेंगे, हम जाकर के इस पैसे को इकट्ठा करके ग्रीस की तरफ से लड़ेंगे, ग्रीस की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और वो गया भी लड़ने के लिए, जहां पर 1824 में बुखार से बेचारे की मृत्यु हो गई। लेकिन आप देखिए पूरे के पूरे यूरोप में कैसे लोग प्रयास कर रहे हैं ग्रीस को बचाने का, ग्रीस के कल्चर को बचाने का। इन सब घटनाओं का रिजल्ट क्या निकला, इन सब घटनाओं का रिजल्ट ये निकला कि ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने देखा कि भाई ये लोग अब शांत तो बैठने वाले हैं नहीं, और ये अपने कल्चर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और बहुत देर तक इनको रोकने का हमारा जो प्रयास है वो सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इनके साथ संधि कर लेनी चाहिए और इनको छोड़ देना चाहिए, वरना बहुत दिनों तक हम इनके ऊपर शासन अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता के अंदर विरोध की भावना जो है वो अब बढ़ चुकी है। तो क्या किया इन्होंने, ऑटोमन एम्पायर ने एक ट्रीटी करी ग्रीस के साथ। इस ट्रीटी का नाम क्या है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब हुई ये ट्रीटी, 1832 में। कॉन्स्टेंटिनोपल का क्या महत्व है ये समझ लीजिए। कॉन्स्टेंटिनोपल एक एंशियंट सिटी है टर्की में। भाई ऑटोमन एम्पायर टर्की से ही तो ऑपरेट होता था ना, तो टर्की में एक सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। ये क्या थी, ये कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर भी थी और ये कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर भी हुआ करती थी। और टर्की में ही इस्तांबुल जहां पर आज है, वहीं पर पहले कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, ये इसकी लोकेशन है। तो फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई 1832 में। किसके किसके बीच में हुई ये हुई ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में। इस ट्रीटी का रिजल्ट क्या निकला, इस ट्रीटी ने ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब इस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी। कहा भैया आज से आप इंडिपेंडेंट है, अब आपको जो मन में आए वो करिए, हम यहां से चलते हैं। ऑटोमन एम्पायर वालों ने इनको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। इसी ट्रीटी से फर्स्ट टाइम ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला और अब ग्रीस वाले बेचारे स्वतंत्र हो गए, अपने कल्चर को लेकर के, अपनी हर चीज को लेकर के अब वो लोग सब इंडिपेंडेंट हो गए। उम्मीद करता हूं
कि इस डिस्कशन के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरी की पूरी पीपीटी का लिंक है, जहां से आप इस पीपीटी को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।